हमारा जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है, आपको पता है कि अपना रिवीजन जो है मजबूत कीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर लेकर आए हैं फर्स्ट ईयर का। और ये जो है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इस तीनों में से हमको लगता है कि एक क्वेश्चन लॉन्ग में 10 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। यहाँ से एक क्वेश्चन हमको विश्वास है कि 10 नंबर में आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आएंगे। समझ गए ना, चाहे वो क्वेश्चन आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के विभिन्न क्वेश्चनों के ऊपर हो, या फिर कम्युनिटी हेल्थ स्वास्थ्य स्कूली स्वास्थ्य के ऊपर हो, या फिर जो है आपका क्या बोलते हैं उसको परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के ऊपर हो। समझ गए ना, तो ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य को नर्सिंग को परिभाषित कीजिए। हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि नर्सिंग एक सेवा है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक सर्विस है, एक सेवा है, जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति को या रोगी को जो है विभिन्न तरीके का देखभाल प्रदान किया जाता है नर्स के द्वारा। वही जो है नर्सिंग हो जाता है। समझ गए ना। अब ये जो नर्सिंग होता है यह एक प्रक्रिया के द्वारा जुड़ता है। इसमें जो है जो नर्स होती है वो अपना लक्ष्य किसी पेशेंट को देख रेख करने के लिए लगाती है, लक्ष्य निर्धारित करती है। तो वो लक्ष्य एक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है जिसमें 5 प्रक्रिया होता है, तो वो नर्सिंग प्रक्रिया होता है। लेकिन अगर सीधा नर्सिंग पूछेगा तो समझ जाइएगा कि नर्सिंग एक ऐसा जो है सेवा है जिसमें मरीजों का उसके स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल, उसके स्वास्थ्य को उन्नत बताने, उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और पुनर्वास के लिए जो है काम किया जाता है, देखभाल किया जाता है नर्स के द्वारा। वही जो है नर्सिंग होता है। समझ गए। चलिए, तो ये तो हो गया। अब चूँकि यहाँ पे सामुदायिक है यानी कम्युनिटी है, तो ये जो नर्सिंग प्रक्रिया होगा, ये जो नर्सिंग देखभाल जो होगा, ये नर्सिंग देखभाल कम्युनिटी के लोगों के लिए होगा, समुदाय के लोगों के लिए होगा। इसलिए इसका नाम कम्युनिटी हेल्थ है। समझ गए ना। सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जो देखभाल, जो सेवा दिया जाएगा वह कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा ही दिया जाएगा। एक नॉर्मल नर्स भी जो है कम्युनिटी में जब उसको पोस्टिंग लगता है तो वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कही जाती है। समझ गए ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या डिफिनीशन है। देख लीजिए, वर्जीनिया हेडरसन के अनुसार नर्सिंग का उद्देश्य मुख्य रूप से रोगी अथवा अस्वस्थ लोगों की सहायता करना। वही चीज़ें हैं कि नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रोगी और जो भी अस्वस्थ लोग हैं उसको सहायता प्रदान करना, उसको देखभाल करना, उसके जो गिरी हुई इच्छा है उसको जो है उठाना, स्वास्थ्य का पुनरुत्थान करना, पुनर्वास करना, मतलब एक अच्छे स्वास्थ्य के तरफ ले चलना, इन सब में सहायता करना, व्यक्तियों को देखभाल करना ही नर्सिंग कहलाता है। समझ गए ना। तो ये लिख दीजिएगा। समझ गए। तो ये नर्सिंग का आपका हो गया डिफिनीशन। ठीक है। इसी शब्दों में देखिए कहा जाए, नर्स समुदाय उनके दैनिक कार्यों नर्स जो है समुदाय उनके दैनिक कार्यों एवं बीमारियों का सामना करने की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। नर्सिंग प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियों, परिवारों तथा सामुदायिक समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं से उन्नत स्थितियों के अनुसार देखभाल की जाती है। देखिए वही चीज़ें हैं, घुमा फिरा को वही लिखा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, उसे पुनर्वास के लिए काम करना, उसे जो है पुनर्स्वास्थ्य में उत्थान के लिए देखभाल करना, उसे जो है इस तरीके से सहायता करना कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रोगी खुद से जो है अपने कामों को कर सके, इस कारगर, इस लायक बनाना। तो ये सब जो है नर्सिंग के अंदर ही नर्स के द्वारा किया जाता है और वही जो है नर्सिंग होता है। समझ गए। चलिए, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समझ गए, समुदाय के लिए किया। अब देखिए यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्या उद्देश्य है। एक नर्सिंग का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। एक चूँकि यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ लगा दिया है तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है देख लीजिए। समझ गए। देखिए माइनर है, आप सभी से जब आप फंडामेंटल नर्सिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूछेगा कि नर्स का क्या क्या उद्देश्य होता है, नर्स का उद्देश्य बताइए। समझ गए ना। ये चीज़ें हैं या नर्सिंग प्रक्रिया का उद्देश्य बताइए। और यहाँ पे है कम्युनिटी हेल्थ है, चूँकि यह कम्युनिटी हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के उद्देश्य पूछ रहा है। तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या क्या उद्देश्य होता है। ठीक है ना, देख लीजिए।
पहला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। क्या क्या होता है देख लीजिए। पहला है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में गुणवत्ता प्रत्याभूति प्रदान करना, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस प्राप्त करना। समझ गए ना। मतलब इसका उद्देश्य ये होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वह जो है क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करे, मतलब गुणवत्ता जो स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा वो गुणवत्ता पूर्वक हो, इसका ये उद्देश्य होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, समुदाय में नर्सिंग सेवा से एक वातावरण बनाना जिससे कि समुदाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आवश्यकता एवं महत्व समझ में आए। मतलब समुदाय में, कम्युनिटी में नर्सिंग सेवा के द्वारा एक ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बनाया जाए जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की आवश्यकता और महत्व को समझ में आए लोगों को। ऐसा एक देखभाल दे, ऐसा माहौल तैयार करे ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये जो है आवश्यक है हम लोग के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसका उद्देश्य होता है। समझ गए। नेक्स्ट है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बढ़ोतरी। लोगों के बीच में जो लाइफ जो प्रत्याशा है, जो इच्छा है, जो है वो उसमें बढ़ोतरी हो। समझ गए ना। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर एवं बीमारियों की दर को कम करना ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य होता है। पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना, असमर्थता की रोकथाम करना, वैसे व्यक्ति जो खुद से काम न कर सके पुनर्वास में, इन सब में जो है मदद करना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखिए, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना, स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल प्रदान करना इसका काम होता है। समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पे काम देखिएगा, बीमारियों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कारण का पता करना। मतलब बीमारियों के लिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो बीमारी उत्पन्न करता है, इस कारण का पता लगाना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ही जो है काम होता है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना तथा आगे की योजना बनाना। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसमें जो नर्स होती है उसका काम होता है कि वह विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करे कि जो कार्यक्रम है वो सफल हुआ या नहीं हुआ, और आगे आने वाले समय के जितने भी योजना है उस योजना को बनाना। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि कम्युनिटी में जो भी नर्स जॉब करती है उसको जो है सभी चीज़ों का देखभाल करना पड़ता है, मेंटेनेंस का, कार्यक्रमों का, कोई ऐसे टीकाकरण योजना का, तो सबका देख रेख जो है उसी को करना पड़ता है कम्युनिटी में। समझ गए ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि सामुदायिक निदान योजना, समुदाय में जो निदान है, डायग्नोसिस है, इसको चलाना चाहिए। ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों की सहायता करना नर्स का ये काम होता है। नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये उद्देश्य है कि वह जो है अदर संस्था है उन सबको मदद करे ताकि बेहतर स्वास्थ्य बनाया जा सके सबके सहायता से। निर्धन एवं कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा प्राथमिकताएं निर्धारित करना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक ये भी उद्देश्य होता है कि जो भी कमज़ोर गरीब है, वर्ग है, उसके आवश्यकताओं को पता लगाना और उसका प्राथमिकता निर्धारित करके उनको मदद करना। ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य के विभिन्न स्तरों पर रेफरल सेवाएं प्रदान करना। अगर कम्युनिटी में किसी को अगर नहीं उपचार हो पा रहा है तो उसे जो है आगे की तरफ रेफरल करना ये काम होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है विभिन्न गतिविधियों के द्वारा नर्सिंग प्रोफेशन का स्तर बढ़ाना। मतलब जो नर्सिंग जो एक व्यवसाय है, जो एक आपका वर्क है, उसमें जो है विभिन्न एक्टिविटी गतिविधियों के द्वारा उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब सीधा समझिए कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है क्या, इसका जो है क्या रोल है, क्यों है ये जो है कम्युनिटी में ये नर्सिंग जो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है क्यों है, इसका जो है आपको क्यों समझ के पॉइंट को लिखते चलिएगा तो जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक नर्स के कौन कौन से, कम्युनिटी हेल्थ का कौन कौन सा जो है गुण होता है। तो गुण मतलब क्वालिटी पूछ रहा है। तो एक नर्स के क्या क्या गुण हो सकते हैं, निम्नलिखित गुण हो सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे।
पहला है ईमानदारी और निष्ठावान होना चाहिए, अनुशासन और आज्ञा पालन होना चाहिए, धैर्यशील होना चाहिए, सतर्कता और बुद्धिमत्तापूर्ण परीक्षण मतलब जो है अच्छे बुद्धि का और सतर्क होना चाहिए, तकनीकी योग्यता टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, विश्वसनीय और समन्वयशीलता होना चाहिए मतलब जो है आप पर सब विश्वास कर सके, आप सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, तो ऐसा होना चाहिए। विश्वास प्रेरित करने की योग्यता होना चाहिए मतलब किसी रोगी के अंदर विश्वास जो है जगाने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि अपने साथियों के साथ प्रेम का भावना दिखाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कम्युनिटी नर्स। नेक्स्ट है युक्तिपूर्णता, समय सामग्री एवं ऊर्जा की मित व्ययिता मतलब जो भी युक्ति जो भी आपके समान है, जो भी ऐसे ऊर्जा है उसको जो है आपको समय के साथ जो है उपयोग करने आना चाहिए और उसे बचाना चाहिए, ठीक है ना। शालीनता और गरिमा होना चाहिए, जो भी नर्स है कम्युनिटी के उसको जो है शालीन और गरिमामय होना चाहिए। उनके अंदर सहानुभूति, संवेदना और कुशल व्यवहार और संतुलित जो है उसको होना चाहिए। एक नर्स को बुद्धिमत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा धैर्यवान और विनोद प्रिय होना चाहिए, अच्छा मानसिक और अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए और उदारता दिल का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का जो है गुण है, या फिर जो है ये सीधा नर्स का भी गुण जो है यही होता है, समझ गए ना। चाहे आपसे नर्स का गुण पूछे या कम्युनिटी नर्स के गुण पूछे, ये वाला लिख दीजिएगा पॉइंट में, समझ गए। चलिए, और 15 नंबर है सौजन्यता एवं शांति प्रियता होना चाहिए उसको, समझ गए। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के सिद्धांतों का वर्णन करें। आप सभी से क्वेश्चन क्या पूछेगा, कभी पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता क्या है, इसके सिद्धांत लिखे और इसके कार्यों को लिखे। कभी इतना पूछेगा 10 नंबर में। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य लिखे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के गुण को लिखे और इसके जो है सिद्धांत को लिखे। मतलब क्वेश्चन इधर से उधर हेर फेर करके जोड़ जोड़ के पूछता है, तो मैं सभी को पढ़ा देता हूँ ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में लिख सके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख चुके हैं गुण, देख चुके हैं हम लोग इसके उद्देश्य देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इसके सिद्धांत प्रिंसिपल को। और आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी चीज़ का अगर प्रिंसिपल पूछे, प्रिंसिपल मतलब उसमें का मेन बातें, क्या क्या मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखकर काम को किया जा सकता है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि चीज़ों को ध्यान में रख के प्रिंसिपल एक सीमा तैयार करता है, एक क्राइटेरिया तैयार करता है, जो व्यक्ति उसके अनुसार काम को करता है। प्रिंसिपल सिद्धांत यही ना होता है। ठीक उसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए क्या क्या प्रिंसिपल, क्या क्या एक क्राइटेरिया हो सकता है जिसके थ्रू उसको ध्यान में नर्स रख के और अपने कम्युनिटी के लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कराएगी, तो यही तो उसका जो है सिद्धांत हो जाएगा। चलिए, सिद्धांत एक अच्छा चीज़ों को भी दिखाता है, समझ गए, और संतुलित चीज़ों को दिखाता है। तो चलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल को लिखते हैं। समुदाय में कार्य करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और यही ध्यान में जो जो चीज़ें रखेंगे यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सिद्धांत हो जाता है, समझ गए ना। तो चलिए, एक नर्स को कम्युनिटी में काम करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है आवश्यकता पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं फालतू का हो जिसका कोई आवश्यकता ना हो। तो सबसे पहला किसी भी नर्स को काम कर रही है कम्युनिटी में तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं यह आवश्यकता पर आधारित हो। मतलब किसी को क्या नीड है, क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यकता है उस पर आधारित हो, ना कि अपने मन से फालतू में कुछ भी करने लगेंगे, तो ये फिर गलत बातें हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा देखिएगा, अब देखिए पे लिखा हुआ है व्यक्ति एवं समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए। अब इसी प्रकार से 3-4 लाइन आपको सब पॉइंट में लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे सीधा पॉइंट दिए हैं, पॉइंट याद कीजिएगा, उसके अंदर 2-3 लाइनें अपने मन से लिखिएगा। तो पहले पॉइंट रखने का, याद करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। पहला हो गया आवश्यकता के आधारित स्वास्थ्य सेवाएं।
नेक्स्ट है पॉइंट है कि उद्देश्य से निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। अब जो भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है अपने कम्युनिटी में देखभाल करेगी तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ यह जो है एक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, इसका एक उद्देश्य हो। जब उद्देश्य नहीं होगा तो काम करते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हमको कहाँ तक पहुँचना है। तो उद्देश्य क्या करता है कि व्यक्ति को एक रास्ता बताता है, एक तय सीमा बताता है कि हमको यहाँ तक जाना है, इस लक्ष्य तक, इस उद्देश्य तक, ठीक है ना। तो यह जो है उद्देश्य निर्धारित होता है इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो भी नर्स हो कम्युनिटी में उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सेवा देंगे वो पक्षपात रहित हो। ये भी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि पक्षपात रहित सेवा दे, मतलब किसी के पक्ष में ऐसा ना हो कि किसी को बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे इसलिए कि वो मेरा अपना जानकार का है, और कुछ ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे वैसे करके भाड़ा टार देंगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो पक्षपात रहित होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। उद्देश्य निर्धारित हो, ये भी ध्यान में रखें, और साथ में आवश्यकता पर आधारित हो, उसको भी ध्यान में रखें। परिवार एक इकाई के रूप में हो, इसको भी ध्यान में रखें। जब आप देखभाल कर रहे होंगे एज ए नर्स कम्युनिटी में तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, चूँकि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम होता है कि घर घर जाकर होम विजिट करना। तो जब होम विजिट करेंगे तो उस समय ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जो भी परिवार के सदस्य होगा सबको एक यूनिट मानकर, एक इकाई मानकर जो है देखभाल सबके लिए करेंगे और जानकारी देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श, जो नर्स होगी उसको ये बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसे जो है स्वास्थ्य शिक्षा भी देना है और उसे जो है लोगों को परामर्श भी देना है, समझ गए। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद में रहेगा तो चीज़ों को डील आसानी से कर लेंगे, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, नियोजन एवं सहायता करना। नर्स का ये काम है कि नियोजन करना और सहायता करना, ये काम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है निरंतरता, कंटिन्यूटी होना चाहिए। अब जैसे भी देखभाल दे रहे हैं अपने समुदाय में तो नर्स का ये काम है कि एक कंटिन्यूटी बना रहे। अगर कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो फिर स्वास्थ्य के जो हम बेहतर और उन्नत बनाने का जो हम देखभाल के दृष्टि से देखभाल दे रहे हैं, निरंतरता नहीं होने से जो है वो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे स्वास्थ्य हो जाएगा किसी का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 8वां है मूल्यांकन करना। अब अपने जो भी काम कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि हम जो उद्देश्य लिए हैं, जो लक्ष्य रखे हैं उस पर पहुँचे हैं तो हम कितना ज़्यादा इफेक्टिव काम किए हैं। तो इसलिए मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना, इसको ध्यान में रखना चाहिए। उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जो भी नर्स है उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम देखभाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी से गिफ्ट ले ले, उपहार ले ले और उसके रोगी को अच्छे से देखभाल करें। उपहार स्वीकार नहीं करना चाहिए, समझ गए, सब सिद्धांत है। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, अब जो भी नर्स हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जॉब हमें हो गया है तो अब हमको सिर्फ हॉस्पिटल का ही कार्य करते करते, रोगी को देखभाल करते करते ही अब जो है समय व्यतीत करना है और बैठ के जो है चले जाना है। आप कुछ सीखना चाहिए, कुछ नए टेक्निकल आता है हॉस्पिटल में, हेल्थ सेक्टर में नए चीज़ों का जांच आता है, नए मशीन आता है, तो उन सभी का ज्ञान लेना चाहिए, उन सभी का प्रशिक्षण लेना चाहिए नौकरी के दौरान भी, समझ गए ना, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा देना। अब जो नर्स है उसको ये चाहिए कि वह अच्छे से हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा दे लोगों को, ये ध्यान में रखना चाहिए। साथ में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। नर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको तो जॉब हो ही गया है, अब वो जॉब के दौरान जो है अच्छे टेक्निकल चीज़ें, अच्छे जो है चीज़ें को सीखे, जिससे उसको जो है और ज़्यादा हेल्थ के सेक्टर में इम्प्रूव मिले काम करने में। तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो भी नर्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हम जितने भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यह जो है आगे काम में आता है कानूनी रूप से या किसी भी रूप से, तो इसलिए रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। तो ये 13 पॉइंट में अगर आपके 10 पॉइंटें भी अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और इस 10 पॉइंट याद है तो इसके अंदर में 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें लिखते चलेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है आपके 1.5 पेज में हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्स का सिद्धांत हो गया, समझ गए। चलिए
अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन एक और पूछेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स के जो है विभिन्न कार्यों या रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को लिखे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, समझ गए ना। कम्युनिटी हेल्थ मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का क्या कार्य है या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नर्स का क्या काम होता है। तो नर्स का काम होता है स्वास्थ्य देखभाल करना, नर्स का काम होता है स्वास्थ्य शिक्षा देना, नर्स का काम होता है प्रशासक के रूप में भी काम होता है, नर्स का काम प्रबंधक के रूप में भी होता है। तो विभिन्न तरीके के जो है काम नर्स करती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन चलिए यहाँ पे हम फिर भी देखेंगे कि क्या क्या जिम्मेदारी और क्या क्या जो है काम होता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि कोई भी चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो या सिंपल नर्स हो, अगर किसी के बारे में आपको उसके जिम्मेदारी उसके काम याद है तो आप आराम से जो है लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का कार्य नियुक्ति स्थल तथा उससे प्राप्त पद के अनुसार निर्धारित होता है। अब जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है उसको जहाँ भी पोस्टिंग किया जाता है उस पोस्टिंग पर उसको किस विभाग में और किस जगह पे काम दिया जा रहा है तो उस काम और उस पद के अनुसार जो है उसका निर्धारित होता है। शिक्षा व अनुभव उसके कार्यकारिणी पर प्रभाव डालते हैं। अब उस नर्स को कैसा शिक्षा ली है, कैसा एक्सपीरियंस ली है, ये उसके कार्य पर भी प्रभाव डालेगा, ठीक है। फिर भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों को स्वास्थ्य की संगठनात्मक रचना के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए होता है, जिनमें मुख्य कार्य निम्न है। देखिए कौन कौन कार्य है। पहला कार्य है प्रबंधकीय कार्य। अब प्रबंधकीय कार्य में जिन लोगों को अगर नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग चरण याद होगा, चरण मीन्स कहा जाए तो पहला चरण आकलन का होता है जिसमें पेशेंट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, उसके स्वास्थ्य का पता लगाया जाता है, कारणों का पता लगाया जाता है। तो ये सब स्वास्थ्य के बारे में आकलन किया जाता है, समझ गए ना। और पूर्व के जितने भी जाँच वगैरह है उस सब को देखा जाता है। तो पहला पॉइंट प्रबंधकीय कार्य मैनेजमेंट कार्य, और इसमें पहला असेसमेंट है। और दूसरा जो है दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा दूसरा जो पॉइंट है नियोजन के कार्य, आप लोगों को पता है दूसरा नियोजन के कार्य है। तीसरा आपका पर्यवेक्षण के कार्य है, और चौथा समन्वय एवं सहयोग के कार्य है, और पांचवा जो है मूल्यांकन के कार्य है, समझ गए। तो ये 5 जो है नर्सिंग प्रक्रिया में भी आप लोग देखे हैं, ये 5 स्टेप होता है। तो यहाँ पे जो ये प्रबंधकीय कार्य था ना मैनेजमेंट वर्क, तो इस मैनेजमेंट वर्क में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का काम है कि ये 5 पॉइंट के तहत जो है वो काम करेगी प्रबंधक के कार्य में, समझ गए। चलिए ये हो गया। बी, इसका बी नंबर का काम है नर्सिंग देखभाल करना। अब जो नर्स है इसका काम होता है कि नर्सिंग देखभाल में विभिन्न तरीके के जो चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें है ज़रूरी होगा उस सबको जो है नर्सिंग देखभाल में करेगी, ठीक है। तो ये नर्सिंग देखभाल हो गया। देख लिए यहाँ पे रोग के निदान उपचार, रोग के देखभाल, मार्गदर्शन, गृह मुलाकात, रोगी के परिवार में दी गई सेवाओं का रिकॉर्ड बनाना, ये सब है। तीसरा जो कार्य है वो है शैक्षणिक कार्य। अब शैक्षणिक कार्य में क्या क्या चीज़ें होगा देख लीजिए। ये सब है कि स्वास्थ्य शिक्षा देना, पोषण शिक्षा देना, स्वच्छता शिक्षा देना, ये सब जो है शिक्षा के अंतर्गत ही दिया जाएगा नर्स के द्वारा, समझ गए। ये सब काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे काम है अन्य कार्य। अन्य कार्य में जो चीज़ें आप इससे ऊपर वाला में नहीं लिखेंगे तो वो जो है आप यहाँ पे लिख देंगे तो ये अन्य कार्य में हो जाएगा, ठीक है। जैसे रेफर करना, ठीक है ना, किसी अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापना में संचालन में मदद करना, स्वास्थ्य कर्मियों का जो है कार्यों को बांटना, रिकॉर्ड रखना, समझ गए ना। तो ये सब अन्य कार्य होता है, समझ गए चीज़ को। चलिए तो यहाँ पे है और स्वास्थ्य सांख्यिकी, समझ गए ना। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त होता है एज क्वेश्चन, समझ गए ना। और सारे कार्य हो सकता है। फिलहाल देखिए प्रबंधकीय कार्य, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कार्य पूछेगा तो समझ जाइए। प्रबंधकीय कार्य जिसमें 5 पॉइंट था, समझ गए ना। आकलन, नियोजन, क्रियान्वय, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, 5 पॉइंट इसमें हो गया। प्रबंधकीय कार्य में सब में 2-2, 3-3, 1-1 लाइन में जितना होगा लिखते जाइएगा, जितना मीनिंग आप समझते हैं। दूसरा था आपका नर्सिंग देखभाल कार्य, तीसरा था शैक्षणिक कार्य, और चौथा था अन्य कार्य, समझ गए ना। तो इस तरीक़ा से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कार्य समाप्त होता है। इसमें आगे और अगर लिखने का होगा तो लिख सकते हैं कि
और क्या क्या चीज़ें काम हो सकता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। टीकाकरण का कार्य है ना, टीकाकरण का कार्य हो सकता है। उसके बाद हो जाएगा रोगों को रोकथाम करने के लिए, समझ गए ना, इसका भी कार्य हो सकता है। तो विभिन्न जितना भी कार्य लिखेंगे ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए, जितना दिमाग में आ जाएगा कार्य, सबको पॉइंट बनाइएगा और उस पॉइंट में 2-3 चीज़ें लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं परिवार नियोजन से क्या समझते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के नाम लिखे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन के कितने विधि है। किसी एक विधि पर चर्चा करने के लिए, चाहे अस्थाई या अस्थाई, किसी पर भी पूछ सकता है डिटेल में, समझ गए ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ गए। चलिए देख लीजिए। सबसे पहले चीज़ें है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। जहाँ भी कन्फ्यूजन लगे आप सीधा समझ लीजिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो या एक नॉर्मल नर्स हो, समझ गए ना, दोनों के कार्य, दोनों को भूमिका और दोनों का गुण समान होगा। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो कम्युनिटी में दिया जाने वाला जो हेल्थ प्रोवाइड होगा उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, समझ गए ना। और जो नर्स होती है वो नर्स जो है हॉस्पिटल में भी हो सकती है, वो नर्स जो है गांव में भी हो सकती है, कम्युनिटी में भी हो सकती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी हो सकती है। तो वो एक नॉर्मल नर्स कहीं भी हो सकती है। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मतलब है कि कम्युनिटी में पाए जाने वाला जो नर्स है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, समझ गए ना, जो कम्युनिटी समुदाय के लोगों को देखभाल प्रदान करती है। तो लेकिन बाद बाकी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे उसका कार्य या भूमिका या उसका गुण कुछ भी पूछे, दोनों का समान होता है। तो आप फंडामेंटल में जो चीज़ नर्स के बारे में पढ़े हैं, नर्सिंग प्रक्रिया के, वो चीज़ें यहाँ भी है नर्स के, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में, समझ गए ना। चलिए बाकी यहाँ पे हम देखते हैं परिवार नियोजन क्या होता है। गर्भ निरोधक साधन को उपयोग में लाकर अनचाही गर्भावस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना ही परिवार नियोजन की विधियाँ जो है निम्नलिखित 2 विधि होता है। देखिए परिवार नियोजन क्या होता है, तो जिसको अगर गर्भ से अगर बचना हो तो बहुत लोग ये सोचता है कि 1-2 बच्चा हो जाता है तो सोचता है कि हम परमानेंटली जो है अब बच्चा नहीं करना है, तो परमानेंटली विधि अपनाएगी। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको मन रहता है कि अभी हम जैसे नया शादी होता है तो उसको मन रहता है कि अभी जो है 2-3 साल जो है हम बच्चे ना जन्म दे, बच्चे नहीं करें, तो इसके लिए वो जो है टेम्प्रोरी मेथड अपनाएगी, ठीक है ना। टेम्प्रोरी मेथड जो है कुछ समय, कुछ टर्म, कुछ वर्षों के लिए काम में आता है, बट जो परमानेंट होता है वो परमानेंट जो है ज़िंदगी भर के लिए रह जाता है। तो ये 2 मेथड होता है। बाकी दोनों मेथड का यही उद्देश्य होता है, दोनों मेथड का मतलब ही होता है कि अनचाहे गर्भधारण से बचना ही जो है परिवार नियोजन कहलाता है। और ये जो है परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना, समझ गए ना। मतलब हम नहीं चाह रहे हैं कि हमें गर्भ हो, लेकिन उसी से जो है हमें मुक्ति पाना है गर्भ से, तो इसे जो है हम परिवार नियोजन कहते हैं। ये 2 विधि होता है, ठीक है ना। 2 विधि कौन कौन होता है देख लीजिए यहाँ पे। पहला मेथड है, एक है टेम्पोररी मेथड और दूसरा है परमानेंट मेथड, अस्थाई और अस्थाई, समझ गए। अब आप सभी से क्वेश्चन पूछ देगा कि अस्थाई या अस्थाई किसी पर विस्तृत से चर्चा करें। तो चलिए हम लोग अस्थाई वाला को देखते हैं, अस्थाई वाला पर चर्चा करते हैं और फिर जो है अस्थाई पर चलेंगे। पहला है अस्थाई। अस्थाई विधियाँ ए परिवार नियोजन की अस्थाई तथा सामान्य विधियाँ हैं जिनका उपयोग अवांछित गर्भ की रोकथाम एवं शिशु जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। इनमें निम्न विधियाँ सम्मिलित की जाती है। देखिए अस्थाई जो विधियाँ होता है ना, वह जो है जैसे किसी को एक बच्चा हुआ, अब वो व्यक्ति चाहेगा, वो कपल चाहेगा कि नहीं अब एक बच्चा हो गया तो कुछ वर्ष अंतराल लिया जाए, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष अंतराल लिया जाए। तो इस अंतराल पीरियड को जो है क्या करेगा कि रोकेगा गर्भ से, तो वो जो है टेम्पोररी मेथड अपनाएगा। उसके लिए विभिन्न प्रकार के ओरल पील आता है, समझ गए ना, दवाइयाँ आता है। उसके लिए जो है अवरोधक बैरियर आता है जिसमें फीमेल कंडोम, मेल कंडोम, ठीक है ना, या वेजाइनल क्रीम वगैरह तमाम तरीके के टेम्पोररी मेथड होता है, समझ गए ना। या प्राकृतिक रूप से भी रोक सकते हैं, जैसे सेक्सुअल रिलेशन में रिदम जो है, कंटिन्यूटी जो है उसको जो है लंबे समय पर जो है सेक्सुअल रिलेशन करने से, या जो है विभिन्न तरीक़ा की चीज़ें हैं हो सकता है। तो चलिए इसी को अस्थाई मेथड को हम लोग देखते हैं, समझ गए ना।
चलिए पहला देखिएगा यहाँ पे अवरोधक साधन है, अवरोधक बैरियर मेथड है। अवरोधक मतलब रोकने वाला साधन, समझ गए ना। तो चलिए पहला देख लीजिए बैरियर अवरोधक में एक होता है मेल कंडोम या निरोध, एक होता है फीमेल कंडोम, एक होता है वेजाइनल क्रीम और एक होता है आपका वेजाइनल डायाफ्राम और एक होता है फोम टेबलेट, समझ गए ना, और एक होता है आपका जेली। ये सब होता है टेम्पोररी का अवरोधक मेथड जो अवरोध करता है, प्रेगनेंसी में रोकता है, समझ गए ना। अब इसी में अगर आपसे इसी में डिटेल से अस्थायी के बारे में पूछेगा तो ये सब लिखते जाएंगे। और जैसे अवरोधक मेथड है तो अवरोधक मेथड में लिखेंगे कि इसमें मेल और फीमेल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वैसे चीज़ होते हैं जो कुछ समय के लिए जो है गर्भ से बचने का जो है एक साधन होता है, जो अवरोधक साधन होता है, ठीक है ना। जैसे मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम। वेजाइनल क्रीम होता है जो योनि पर महिला को लगा दिया जाता है और फिर सेक्सुअल रिलेशन करने से जो है यही चीज़ें होता है, समझ गए ना। उसके बाद वेजाइनल डायफ्राम होता है जो इसमें जो मांसपेशी होता है वेजाइना के उसको जो है डायफ्राम जो के तहत जो है सेट किया जाता है। फोम टैबलेट, जेली होता है, ये सब लगाया जाता है कहाँ पे, वेजाइना पे, समझ गए ना। तो ये चीज़ें है, ये हो गया बैरियर मेथड। दूसरा मेथड है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन, समझ गए ना। अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन मतलब यह जो है जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय है उसके अंदर ये जो गर्भ निरोधक है ये लगाया जाता है। एक प्रकार का ये इक्विपमेंट होता है, डिवाइस होता है, इसीलिए इसे इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहा जाता है। गर्भ निरोधक अंतर गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन जो होता है आपका, जो आपके इस शेप में होता है, समझ गए ना, इस शेप में होता है और यह जो है यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, समझ गए। चलिए देख लीजिए, पहला है साधारण आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, पहला है साधारण या औषधि विहीन, समझ गए, और दूसरा हार्मोनल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साधारण या औषधि विहीन जो आईयूडी होता है, यहाँ पे देख लीजिए, पहला है कॉपर T2000, समझ गए ना, T200 कॉपर T380, समझ गए ना। उसके बाद है मल्टी लोड 250 और मल्टी लोड 375। ये जो होता है यह बिना औषधि के जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, समझ गए ना। जैसे कॉपर T200, कॉपर T380, मल्टी लोड 250 और मल्टी लोड 375, ये सब है टेम्पोररी मेथड। लेकिन टेम्पोररी में भी ये कौन सा है, आईयूडी मेथड है, आईयूडी मेथड है, और जो आईयूडी का औषधि विहीन या साधारण आईयूडी है, समझ गए। कुछ आईयूडी होते हैं जो हार्मोन युक्त होता है, जिसमें हार्मोनल चीज़ें जो है उसमें इम्प्लीमेंट होता है। जैसे एक होता है प्रोजी एस्ट्रेस्ट और एक होता है एलएनजी आईयूडी, समझ गए ना, एलएनजी आईयूडी होता है, और एक होता है प्रोग्रे एस्टरेट, समझ गए ना, प्रोजी एस्टरसल्ट, समझ गए ना, प्रोजी एस्टरसल्ट। तो ये जो है आप इसको याद रखिएगा, दोनों को हार्मोन युक्त और बिना हार्मोन युक्त, समझ गए। तो ये आईयूडी यहाँ पे समाप्त हो गया, दूसरा विधि। तीसरा विधि है हार्मोनल विधियाँ है। हार्मोनल विधियाँ जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोनल दवाइयाँ होता है, जैसे कॉम्बाइंड या ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, समझ गए। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है ना। तो ये जो देख लीजिए हार्मोनल विधियाँ। तो अभी तक हम लोग कौन कौन विधियाँ देखे हैं टेम्पोररी मेथड में। टेम्पोररी में पहला देखे हैं बैरियर मेथड, समझ गए ना, अवरोधक साधन। दूसरा आईयूडी साधन, आईयूडी मेथड। तीसरा हम लोग देख रहे हैं हार्मोनल मेथड। हार्मोनल में ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरोन पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे चौथा जो देखते हैं, चौथा है प्राकृतिक विधि है, और ये भी टेम्पोररी मेथड ही है, समझ गए ना, अस्थायी गर्भाधारण का ही विधि है। जैसे प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड, ये नेचुरल मेथड होता है। अब जो है टेम्पोररी रूप से आप कैसे जो है नेचुरल तरीके से गर्भ को रोक सकते हैं। रिदिम, लय जो होता है, सेक्सुअल लय जो है बरकरार, अब लय में जैसे आज हुआ, फिर कल हुआ, फिर परसों हुआ, तो इस लय को जो है लंबे लंबे समयों पर सेक्सुअल रिलेशन जो बनाया जाता है, यही लय में जो है चेंजेज किया जाता है, इससे जो है गर्भ से बचा जाता है, ठीक है।
उसके बाद है क्वाइटस इंटरप्ट्स है, समझ गए ना, क्वाइटस इंटरप्ट्स है। और चौथा जो है तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग है, जिसमें एक स्तनपान कराया जाता है और ये जो है इससे बचा जाता है गर्भधारण से, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक रूप से हो गया। ओके, तो ये 4 मेथड अस्थाई का होता है और सब में जो है आप इस तरीक़ा से लिखेंगे तो आपको अस्थाई का डिटेल से हो गया, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं गर्भ निरोधक की अस्थाई विधि। अगर अस्थाई के बारे में नहीं पूछ के अस्थाई के बारे में पूछ दे तो अस्थाई तो और आसान है। चलिए देखते हैं, यह गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां हैं, इन्हें स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि स्टेरिलाइजेशन जो होता है कीटाणुनाशन, यह क्या करता है, विष संक्रमित का ही एक जो है कीटाणुनाशन, ये जो होता है स्टेरिलाइजेशन, यह पूर्ण तरीके से कीटाणु को नष्ट कर देता है, यही न है। तो उसी प्रकार से गर्भ निरोधक को जो है ये अस्थाई विधि जो है इसे स्टेरिलाइजेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण तरीका से जो है क्या करता है, गर्भ को नहीं ठहरने देता है, समझ गए ना। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए ही होता है, ठीक है। चलिए पहला है नसबंदी वेस्कोटोमी, जो कि पुरुषों में हो जाता है, समझ गए ना। और ये डिम्ब वाहिनी छेदन होता है, जिसमें ट्यूब जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें जो है ये प्रोसेस सर्जिकल किया जाता है और ये जो है महिलाओं में होता है। तो ये 2 मेथड होता है, दोनों मेथड के बारे में डिटेल से लिख दीजिएगा कि यह पुरुषों में होने वाला एक सर्जिकल मेथड है जो कि अस्थाई विधियों का एक जो है प्रकार है जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला होता है। और यह जो होता है यह जो है स्त्रियों की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा प्रचलित नहीं है वेस्कोटोमी, क्योंकि पुरुष बहुत कम ही होता है जो अपना नसबंदी कराता है, ज़्यादातर महिला ही अपना परिवार नियोजन कराती है। तो ये ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होता है, समझ गए। चलिए ये हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं से क्या समझते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं से क्या समझते हैं, तो आप स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं से क्या समझते हैं, तो आसान सी भाषा है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं का मतलब होता है कि स्कूल में दिया जाने वाला स्वास्थ्य सेवाएं जो स्कूली बच्चों के लिए उसके बेहतर मानसिक, शारीरिक और उसके बौद्धिक क्षमता को विकसित करने में मदद करने वाला जो देखभाल होता है वही स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है, समझ गए ना। ये हो गया, नॉर्मल है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ इसके अंदर। स्कूली स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण आयाम है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निम्न कारण है। स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का क्या क्या आखिर कारण है, तो देख लीजिए। पहला जो कारण है, ये समझ गए ना कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा क्या है। तो स्कूली स्वास्थ्य सेवा वह सेवा होता है जो स्कूली बच्चों को दिए जाने वाला एक ऐसे सेवा होता है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा स्कूली बच्चों को जो एक बड़े संख्या में होते हैं, समझ गए ना, उसको स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए उसके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उसके बौद्धिक क्षमता को विकसित करने के लिए दिया जाने वाला जो देखभाल होता है वही स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है, समझ गए। जिसके अंतर्गत इसको देने का, स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने का क्या कारण, रीजन है, तो देख लीजिए। पहला रीजन है बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या इसलिए होता है, आप लोग जानते हैं कि स्कूल में लगभग 50, 100, 150 स्टूडेंट जो है पढ़ता है। इसी प्रकार से पूरे देश लेवल में बात किया जाए तो एक बड़े संख्या है जो कि 5 से लेकर 14 वर्ष के जो स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में अपना शिक्षा लेते हैं, तो इनका संख्या देश में ज़्यादा है। क्योंकि इसका बड़ी संख्या है इसके लिए स्कूली स्वास्थ्य सेवा जरूरी है, समझ गए ना। तो ये कारण है बड़ी संख्या। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास का समय। इसका एक कारण स्कूली स्वास्थ्य सेवा का एक कारण, स्कूली स्वास्थ्य सेवा देने का एक कारण ये भी होता है कि ये जो होता है वृद्धि और विकास का समय होता है। चूँकि बच्चा 5 से जब 14 साल के जो पीरियड माना गया है, यह स्कूली पीरियड माना गया है। इस समय बच्चा स्कूल में जाता है और इसी समय बच्चा का जो वृद्धि और विकास होता है यह तेज़ी से जो है होता है, समझ गए ना। और यही बच्चे को आगे का जो है विकास को भी निर्धारित करता है, समझ गए। तो ये कारण है कि वृद्धि और विकास का समय होता है ये, इसलिए स्कूल में ये सेवाएं दिया जाता है स्वास्थ्य का, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा रोगों की शीघ्रता से पहचान। अब जो इस समय जो रोग होता है बच्चा में, जो स्कूली बच्चे होते हैं उसमें जो रोग होता है, चाहे वो कुपोषण हो, चाहे कोई संक्रमण हो, तो बच्चे में जो है जल्दी से जो है अटैक करता है कोई भी रोग, और बच्चे में जो है जल्दी से अपना लक्षण दिखा देता है। तो यहाँ पे रोगों को जो है शीघ्रता से पहचाना भी जा सकता है, क्योंकि बच्चा में जल्दी से और बहुत ज़्यादा जो है अटैक करता है कोई भी इन्फेक्शन, कुपोषण वगैरह। तो जो है इसे शीघ्रता से
पहचान करके और इसे जो है निदान किया जा सके। तो इसका एक कारण ये भी है कि रोगों को शीघ्रता से पहचाना जाए, इसके लिए भी ये स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे जो हम बता रहे हैं इसको एक दो बार अगर आप नहीं देखेंगे, दिन में आपको 40 मिनट अगर आप समय नहीं दे रहे हैं तो समझिए कुछ नहीं दे रहे हैं। तो फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि बिना पढ़ाई अगर आप पास भी हो जाएंगे और कंपटीशन आगे कर देगा तो फिर जो है क्वेश्चन आपके यही सब में से रहने वाला है कंपटीशन में भी, फिर वहाँ पर फंस जाएंगे। देखिए, अब पहला है समूह में रहना। अब एक कारण ये भी होता है कि इस समय जो होता है वह बच्चा समूह में ज़्यादा रहता है। अब समूह में रहने से होता यह है कि एक बच्चा को अगर इन्फेक्शन संक्रमण होगा तो वो बच्चा अपने घर जाएगा, घर से घर के लोगों को पटाएगा, या एक दूसरे को समूह में रहता है बच्चा सब तो उस एक दूसरे में भी जो है क्या करेगा, संक्रमण फैलाएगा। तो इस कारण से जो है समूह में रहना एक कारण बनता है। यही कारण है कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, ठीक है, ताकि संक्रमण या कोई भी रोग सब में न फैले जल्दी से। समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, नियंत्रण जनसंख्या, नियंत्रित जनसंख्या। स्कूली बालकों की जनसंख्या नियंत्रित है, उनका एक विशेष आयु समूह है, अतः इनका आसानी से निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जा सकता है। अब आप लोग को बता दें कि जो स्कूली जैसे हर एक साल जो है क्या होता है, आप लोग को रिपोर्ट जो है साझा होता है, मातृ मृत्यु दर कितना हुआ, शिशु मृत्यु दर कितना हुआ इस साल जो है कितना जन्म हुआ है, कितना मृत्यु हुआ है। तो ये सारा चीज़ का डाटा जो है रहता है। तो ये जो 5 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं स्कूली पीरियड के, ये जो होते हैं इनका जनसंख्या जो है नियंत्रित होता है। ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि देश में कुल कितने स्कूली बच्चों का जनसंख्या है और उसी हिसाब से इनका देख रेख किया जा सकता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा के तहत। समझ गए ना। तो ये नियंत्रित जनसंख्या होने के कारण जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवाएँ इनको देना बेहद ही ज़रूरी होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा के अवसर। अब इस दौरान जो होता है, समझ गए ना, बच्चे में जैसा आप माहौल बनाएंगे, जैसा उसको शिक्षा देंगे वैसा ही वो शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि इस समय शिक्षा का अवसर होता है, जो स्कूली पीरियड के जो बच्चे होते हैं उनमें शिक्षा का बहुत अवसर होता है, जैसा चाहे वो अपना सर्वोत्तम जो है शिक्षा पा सकता है। तो इसीलिए ये जो स्कूल होता है यह शिक्षा का सर्वोत्तम स्तर होता है, स्थल होता है, और यहाँ पे शिक्षा का अवसर होता है। ये जो है स्कूली, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं वैसा ही घर में जाकर अमल करते हैं, तो ये शिक्षा के अवसर होता है स्कूली स्वास्थ्य सेवा। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका उद्देश्य देखते हैं कि आखिर जो, अब तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या कारण होता है स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं का। समझ गए ना। अब कारण हम लोग देख लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्कूली स्वास्थ्य सेवा जो है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों स्कूली स्वास्थ्य सेवा होता है। ठीक है ना। देख लीजिए, स्वास्थ्य का निरीक्षण, स्वास्थ्य का देखभाल, पोषण कार्यक्रमों द्वारा स्कूली बालकों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना। स्कूली स्वास्थ्य सेवा इसीलिए है क्योंकि जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाए, उनका देखभाल किया जाए, उनका पोषण कैसा है इस पोषण के बारे में स्कूलों में कार्यक्रम चलाया जाए और बालकों के वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित किया जाए। इसीलिए जो है स्कूली स्वास्थ्य सेवाएँ हैं और इसका यही उद्देश्य है। समझ गए। नेक्स्ट है संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण। जितने भी संक्रामक रोग है, चूँकि ऊपर देखे हैं कि यह समूह में होता है और समूह में होने से यह फैल सकता है, इसलिए इस स्कूली स्वास्थ्य सेवा का उद्देश्य होता है कि जितने भी संक्रामक रोग है उसको रोकथाम और उस पर नियंत्रण किया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, स्कूल में स्वस्थ रहने को प्रोत्साहन देना, जिससे स्कूली बालक स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए। समझ गए ना। अब यहाँ पे स्कूली स्वास्थ्य सेवा का एक उद्देश्य भी होता है कि उसके स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, जिससे बालक अपने स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल रवैया अपनाए और कुछ भी हो, कुछ भी अच्छे अच्छे चीज़ों को स्वास्थ्य के में अपनाए बच्चे। समझ गए ना। ये चीज़ें है, 3 पॉइंट दिया है स्कूली स्वास्थ्य सेवा के उद्देश्य में। आप चाहें तो और सारे पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे बच्चे को मानसिक स्तर को बढ़ाना, बच्चे को जो है शारीरिक विकास करवाने में मदद करना, बच्चे को सामाजिक रूप से सुदृढ़ करना। तो तमाम तरीके के जो है आप नर्स जो है उद्देश्य लिख सकते हैं स्कूली स्वास्थ्य सेवा में। समझ गए ना। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है
समुदाय स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है। देखिए क्या रोल है, समझ गए ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल इन क्या चीज़, स्कूल हेल्थ सर्विस, समझ गए ना। स्कूली स्वास्थ्य सेवा में या स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपसे यहाँ पे स्कूली स्वास्थ्य सेवा पूछ ले या स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम पूछ ले, दोनों एक के हैं, समझ गए ना। तो इसमें नर्स का क्या भूमिका होता है, चलिए देखते हैं। देख लीजिए पहला क्या क्या भूमिका होता है। यहाँ पे पहला लिखा है कि स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका निम्नलिखित है। क्या क्या भूमिका है देख लीजिए। पहला भूमिका है वह स्वास्थ्य की शिक्षक है और सलाहकार है। जो नर्स होती है उसका ये काम होता है कि उसका ये जो है भूमिका होता है कि वह एक शिक्षक एजुकेटर के रूप में और एक सलाहकार के रूप में होती है नर्स, समझ गए ना। तो मैं आपको पहले भी फंडामेंटल में भी पढ़ा चुका हूँ कि नर्स का क्या क्या भूमिका होता है। तो सेम यहाँ भी आप लोग लिख देंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। कि स्कूल में किसी भी बच्चे को देखभाल करना है तो उसको किन किन चीज़ों को देखभाल किया जा सकता है स्कूल में एक नर्स के द्वारा। तो जो है नर्स क्या करती है, शिक्षक और सलाहकार के रूप में भूमिका निभाती है, ठीक है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य परिचारिका की प्रमुख भूमिका होता है जो उसे जो है बच्चों को सीखने में, संपर्क बनाने में, यानी कॉन्टेक्टर के रूप में, संपर्ककर्ता के रूप में जो है नर्स एक भूमिका निभाती है, समझ गए। ये सब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ इसमें लिखना पड़ता है, समझ गए ना। ऐसे नहीं काम चलता है कि संपर्ककर्ता के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में, समन्वय के रूप में, समझ गए ना, एजुकेटर शिक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। ऐसा नहीं होता है कि सीधे पॉइंट लिख के छोड़ देंगे तो चले आएंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आप उसका भूमिका लिख रहे हैं एक नर्स का स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम में, तो आपको प्रशासक के रूप में, समन्वयक के रूप में, संपर्ककर्ता के रूप में, शिक्षक के रूप में, ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल के रूप में, समझ गए ना। तो विभिन्न चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा और उसमें जो है 2-2 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा जितना समझ में आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं संपर्ककर्ता के रूप में, समन्वयकर्ता के रूप में, संगठक के रूप में। तो ये सब चीज़ें जो है इसका होता है, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए वह निम्नलिखित सेवाएं भी प्रदान करती है, समझ गए। देख लीजिए क्या क्या सेवा प्रदान करती है जो कि भूमिका निभाती है, समझ गए ना। तो जो नर्स होती है वह स्कूल में स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है, समझ गए ना, ये सेवा देती है, ठीक है ना। उसके बाद वो जो है उपचार में मदद करती है, उपचार में भूमिका निभाती है। अनुवर्त स्कूल स्वास्थ्य मतलब एक इफेक्टिव उपचार देती है, ठीक है ना, सेवा देती है। नेक्स्ट मैं आपको पहले ही बताया, चाहे आपको सेवा पूछे या कार्यक्रम में भूमिका पूछे, सब लिखना पड़ेगा कि मूल्यांकन में भूमिका, उसके बाद इफेक्टिव प्रभावित उपचार के रूप उपचार करने में भूमिका, प्रतिरक्षण का काम करती है, स्कूल स्वच्छता का काम करवाती है, ठीक है ना, पोषण सेवाएँ देती है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में दोपहर का भोजन देती है, ठीक है ना। उसके बाद मिड डे मील जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्राथमिक सहायता का काम होता है। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा का काम किया जाता है, भूमिका निभाती है। और स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने में भी अपना भूमिका निभाती है। तो ये सब जो है नर्स के द्वारा किया जाता है और इस सब में जो है आपको 2-2 3-3 लाइनें लिखना पड़ेगा। मैं पॉइंट बना के छोड़ दिया हूँ, समझ गए चीज़ को। चलिए तो क्या क्या है, एक स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं में नर्स का क्या भूमिका होता है, तो स्कूली स्वास्थ्य रिकॉर्ड के में भूमिका होता है, स्कूली स्वास्थ्य शिक्षा देने में भूमिका है, प्राथमिक सहायता देती है, ये सब सेवा देती है, समझ गए ना। स्कूल में दोपहर का भोजन देती है, पोषण सेवाएं देती है, स्कूल स्वच्छता जो है देती है, प्रतिरक्षण टीकाकरण करती है, उपचार करती है और मूल्यांकन करती है। खुद लिख सकते हैं कि एक बच्चे के लिए स्कूल में क्या क्या चीज़ें नर्स कर सकती है, कौन कौन सी सेवा दे सकती है। तो ये सेवा हो गया। और भूमिका क्या होता है तो बता दिए हैं कि शिक्षक के रूप में भूमिका, प्रशासक के रूप में भूमिका जो है, उसके बाद हो जाएगा आपका समन्वयकर्ता के रूप में भूमिका, ठीक है ना, कार्यक्रमों में भूमिका, प्रबंधक के रूप में भूमिका। तो ये सब भूमिका जो है आप लिख देंगे और ये सब सेवा हो गया जो नर्स के द्वारा सेवा दिया जाता है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।